मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 जो कि कविता है पतंग से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पिछली कक्षाओं में हमने पतंग के रचयिता श्री आलोक धनवा जी पर चर्चा की थी, उनके जीवन परिचय पर चर्चा की थी और पतंग नामक कविता की व्याख्या की थी, भावार्थ किया था और उसको समझा था। तो आज हम कविता पतंग के आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों को यहाँ ले लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अगर कोई भी समस्या आती है तो बीच में रोककर अपने प्रश्न को पूछ लेंगे। प्रश्न नंबर 1, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। भादो महीने का अर्थ होता है बेटा बरसात का मौसम। तो इस पंक्ति में कहा है कि बारिश चली गई, उसकी सबसे तेज बौछारें, बरसात के मौसम में जो बारिश होती है जो सबसे तेज बौछारें आई, सबसे तेज बारिश आई, वो भी चली गई। अब इसके बाद कवि ने इसमें कविता में प्रकृति को कैसा दिखाया है, तो जब बारिश चली गई तो इसके बाद कवि ने दिखाया है कि शरद ऋतु आती है। अब सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देने लगता है, अर्थात सूरज की लालिमा बढ़ जाती है। शरद ऋतु आ जाती है, गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। शरद ऋतु यानी कि ठंड की ऋतु, ठंड का मौसम, जब हल्की हल्की ठंड शुरू होती है। और शरद ऋतु कैसे आती है, ऐसे लगता है जैसे कि वो अपनी साइकिल पर सवार होकर आ रही है। और सवेरा जो है चमकीला होता है, बच्चे तितलियों जैसे प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है। प्रश्न 2, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। यहाँ पर पतंग के लिए सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग उसको हल्का और पतला दिखाने के लिए किया गया है। यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि पतंग बहुत ही हल्की वस्तु है और वो अपने हल्केपन के ही कारण आसमान में हवा के झोंकों के साथ उड़ पाती है। और वो हल्की कैसे बनाई जाती है, हल्की कमानी होती है आर्क शेप की डंडियां, पतली डंडियां जो पतंग बनाने के काम आती हैं, और पतला कागज, इनके प्रयोग से हल्की पतंग बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 3, बिंब स्पष्ट कीजिए। बिंब का अर्थ मैंने कल कविता का भावार्थ कराते हुए आपको बताया था। बिंब का मतलब होता है कल्पना। बिंब स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कुछ पंक्तियां दी हैं, पहले उसको पढ़ लेती हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो बेटा ये जो हमें पंक्तियां दी गई हैं इनमें हमने बिंब को स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने गतिशील बिंब की योजना की है। कैसे, जब कवि ये कहता है कि जो शरद ऋतु है पुल को पार करके आ रही है और जो है साइकिल पे सवार होके आ रही है। किसी चीज को पार करना, सवार होना मतलब साइकिल को चलाना, क्या गति को ही तो दिखाता है। गति मतलब मोशन, तो गति को दिखाता है। तो गतिशील बिंब यानी कि गतिशीलता की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर गतिशील बिंब प्रस्तुत होता है। ध्वनि बिंब प्रस्तुत होता है घंटी बजाने में। साइकिल की घंटी बजाते हुए आ रहा है। अब घंटी बजाने से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। घंटी से साउंड्स बजते हैं तो साउंड्स को ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि की कल्पना की गई, अर्थात ध्वनि बिंब दर्शाया गया है। इसके बाद शरद ऋतु में एक मानव का बिंब प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो शरद ऋतु नॉन लिविंग थिंग है, मतलब कोई इंसान कोई है जो साइकिल चलाएगी, लेकिन उसमें एक इंसान का, एक मानव का बिंब प्रस्तुत किया गया है, यह कहते हुए कि साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, इशारे करते हुए आ रही है। तो इस प्रकार से इस काव्यांश के बिंबों को हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे।
जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। अब देखो, कपास क्या होती है? रुई। रुई मतलब कॉटन। हैव यू सीन कॉटन बिफोर? आपने कभी पहले कॉटन को देखा है? कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, नाजुक होती है। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से, जन्म कौन लेते हैं? बच्चे। जन्म से ही वे अपने साथ कपास लाते हैं, यानी कि कपास के, रुई के गुणों को लाते हैं। रुई के गुण हमने बताया अभी, नाजुक और कोमल होती है। तो इन गुणों को लाते हैं, यानी कि बच्चे भी पैदा होते ही जब आते हैं दुनिया में तो वो भी बहुत ही कोमल और नाजुक होते हैं, निश्चल होते हैं, मन से भी और तन से भी। जिस प्रकार कपास कोमल होती है, स्वच्छ होती है, वैसे ही बच्चे भी कोमल और स्वच्छ होते हैं। अतः दोनों में गहरा संबंध है। पतंग के साथ साथ, प्रश्न 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? देखो बेटा, जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उसके साथ ही उड़ता है। बच्चे पतंग के साथ पूरी तरह जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी उड़ने का मन होता है, परंतु भगवान ने पंख तो उनको दिए नहीं है। तो अपनी उड़ने की इच्छा को वो कैसे पूरी करते हैं? अपनी पतंग के जरिए। और जैसे जैसे पतंग उड़ती है वैसे वैसे बच्चों के उड़ने का सपना भी पूरा होता है। इस प्रकार जो है पतंग बच्चों के उड़ने का जो ख्वाब है उसको पूरा करती है और जो है बच्चों का उड़ान के साथ अटूट संबंध बनाती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देख लेते हैं। छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए मतलब कि बच्चे दौड़ रहे हैं, बेसुध बेपरवाह दौड़ रहे हैं। छतों को नरम बनाते हुए मतलब छत पे की जो कठोरता है उनके पैरों को तकलीफ नहीं दे रही है, वो बड़े आराम से उस पर दौड़ रहे हैं, जैसे कि छत भी नर्म और मुलायम हो। और उनकी किलकारियां, शोर जो है सारी दिशाओं में गूंज रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि मृदंग बज रहे हैं। मृदंग क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीत वादन यंत्र है। तो जब बच्चों का शोर होता है तो ऐसा लगता है कि सभी दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं। अगली पंक्ति है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी कि पतंग उड़ाते हुए अगर बच्चे छतों के किनारों से गिर जाते हैं और चोट लगकर बच जाते हैं तब तो उनका छत से गिरने का भय बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और वो और भी निडर होकर सूरज के सामने आते हैं और अपनी पतंगे उड़ाते हैं। अब इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न देख लेंगे। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य यह है कि बच्चे जो है छतों पर पतंग उड़ाते समय किलकारियां मारते हैं, शोर मचाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि सारी दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? नहीं लगती। जब पतंग सामने होते हैं तो बच्चे छत पर ऐसे दौड़ते हैं जैसे छत उनके लिए बिल्कुल मुलायम और नर्म बन गई है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? एक बार अगर आपने खतरनाक चीजों को फेस कर लिया तो उसके बाद उस चीज को कैसे फेस करोगे? मुश्किल चीजों को कैसे फेस करोगे? और भी साहसी होकर, निडर होकर आप उन कठिनाइयों का सामना करोगे, क्योंकि खतरनाक परिस्थितियों का एक बार सामना करने से हमारे अंदर का जो भय है वह खत्म हो जाता है। इसके बाद कविता के आसपास से प्रश्न 1, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? यह प्रश्न मैं आपके ऊपर करने के लिए छोड़ती हूँ। आप बताएंगे कि आपको पतंग कैसी लगती है, पतंग को उड़ाना कैसा लगता है और जब आपकी पतंग आसमान में ऊंचे तक उड़ रही होती है तो कैसा महसूस होता है और जब आपकी पतंग कट जाती है तो आपको कैसा महसूस होता है। प्रश्न नंबर 2, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है?
बेटा जब शरीर रोमांचित होता है ना, तभी हृदय से संगीत के स्वर फूटते हैं। इससे जीवन की लय प्रकट होती है। जीवन का लयबद्ध होना आनंद की अनुभूति कराता है, हमें खुशी देता है। इससे शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है। तब हम अपने मन के अनुरूप, अपने मन मुताबिक कार्य कर पाते हैं और हमारा जो शरीर है वह रोमांचित और खुश हो उठता है। आपकी कविता से प्रश्न नंबर 2, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? तो मैं तो दिल्ली से हूँ, जहाँ पर बेटा बहुत गर्मी पड़ती है, और इतनी गर्मी के बाद जब शरद ऋतु आती है हल्की हल्की ठंड लेकर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। शरीर की गर्मी निकल जाती है, शीतलता छा जाती है और मुझे शरद ऋतु बेहद पसंद आती है। परंतु जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो। अब जो हमारे लद्दाखी बच्चे हैं, यहाँ पर तो शायद उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, हर समय शरद ही रहता है, ठंडा मौसम रहता है। और जब शरद ऋतु आती है तो यहाँ पर सूखी ठंड पड़ती है। तो जरूरी नहीं कि उनको शरद ऋतु पसंद हो। तो जिसके साथ जो अनुभव रहा है शरद ऋतु से संबंधित, वो यहाँ पर अपना व्यक्त कर सकता है। मुझे शरद ऋतु पसंद है क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और गर्मी के मौसम के बाद शरद ऋतु का आना शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो ये हो गए आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न। कोई भी दुविधा है, कोई भी समस्या है समझने में, तो आप मुझे क्लासरूम में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।